आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 56 सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कोहल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल ओपन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल। तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही बात है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स में, लिप गार्ड में, वैसलीन वगैरह में यूज होता है। ये देखिए आपके सामने कंपाउंड आ गया ग्लिसरॉल, दिस इज द कॉमन नेम, और ग्लिसरीन भी इसको बोल देते हो, एंड इट्स आईयूपीएसी नेम इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है इस कंपाउंड का, और इसको नंबरिंग आप यहाँ से कर रहे हो क्योंकि OH नंबर 2 पर यहाँ से आ रहा है ना। यहाँ से आप करते हो नंबर 3 पर और नंबर 2 पर आता, तो मिथाइल और OH में आप OH को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए वहां से नंबरिंग करेंगे जहाँ से OH ग्रुप पास पड़ रहा हो। तो ये मैंने नंबरिंग यहाँ पर कर दी है। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये CH3 साइड चेन में चला गया, ये C2H5 साइड चेन में चला गया, ये इथाइल ई से स्टार्ट होगा, दिस इज M मिथाइल से स्टार्ट होगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इट इज 3 डैश इथाइल डैश 5 डैश मिथाइल हेक्सेन 2,4 डाइऑल। 3 dash ethyl dash 5 dash methyl hexane 2,4 diol. Let's see the next one. This is methoxy group number 1, number 2, number 3. This is 3 dash nitro 1 dash methoxy cyclohexane, 3 dash nitro 1 dash methoxy cyclohexane. Let's see question number 24. Write the IUPAC name of the compound given below. इसका IUPAC नेम हमें लिखना है, तो मुझे लगता है ये 1, ये 2, यहाँ से OH नंबर 1 पे भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी यहाँ से नीरेस्ट पोजीशन नंबर 2 पर आ पा रहा है। यहाँ से अगर करते तो यहाँ से नंबर 1, 2, 3 पर डबल बॉन्ड और 4 पर OH आता, तो नंबरिंग ये ठीक है जो हम कर रहे हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ऐसा करने पर ये CH3 बेटा साइड चेन में चला गया, उसका नाम हो जाएगा आपका 3 डैश मिथाइल पेंटेन 2 डैश इन डैश 1,2 डाइऑल। दिस इज 3 डैश मिथाइल, this is 3 dash methyl, there are 5 carbon atoms, pent, and there is double bond at carbon number 2, this is pent dash 2 dash इन। और देखो आप इन का हम ई लगाएंगे क्योंकि दो OH ग्रुप आ रहे हैं, इन 1,2 डैश डाई ऑल। यहाँ पर ई अब लगा रहेगा क्योंकि यहाँ पर वॉवेल नहीं, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है लगा रहेगा क्योंकि डी यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर इन का ई रहेगा यहाँ पर। दिस इज 3 dash methyl pent 2 dash इन dash 1,2 diol. Let's go the next question 25. Name the factors responsible for the solubility of alcohols in water. तो आप सभी को मालूम है O बॉन्ड H की पोलरिटी होने की वजह से अल्कोहल्स की ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वाटर और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, लेकिन ये जो अल्कोहल में O बॉन्ड H की पोलरिटी ज्यादा है, इसी वजह से ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है OH ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, वो क्या कहलाएगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की जगह क्या बोलते हैं उसको, H बॉन्डिंग। आपको मालूम है ना, जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन NOF यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तीन ही तो हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को आप स्पेशल नाम दे देते हो H बॉन्डिंग। तो पोलरिटी नेचर होने की वजह से O बॉन्ड H का यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है अल्कोहल वाटर में, तो इसलिए जो अल्कोहल है वाटर में कैसा रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सा होगा, विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। The alcohol which is unfit for drinking is called denatured alcohol.
ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है डीनेचर्ड अल्कोहल की। तो कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट कलर, थोड़ा ब्लूइश कलर आ जाता है, एंड पायरिडीन अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो ये आप अल्कोहल को अनफिट करने के लिए, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग करने के लिए आप इसे यूज कर लेते हो। तो डीनेचुरेशन का फायदा ये मिलता है जब बल्क में अल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं तो उसका कोई मिस यूज ना कर पाए। ऐसा नहीं हो डाइवर लेकर के चल रहा है, क्लीनर लेकर के चल रहा है उस टैंकर को, तो वही रास्ते में यूज कर ले, या लैब में अगर है तो लैब में बच्चे उसे सोचे ना, या लैब अटेंडेंट भी सोचे नहीं कि इसका मिस यूज कर पाए, तो उसको डीनेचर्ड कर लेते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कभी कभी इसमें मिथेनॉल भी मिलाया जा सकता है जिससे कि इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया। सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ये सेकेंडरी अल्कोहल को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपको तो मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल को अगर कीटोन में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो CrO3 आप यूज कर सकते हो, है ना। CrO3 की प्रेजेंस में जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट कर दो तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, उससे भी आप सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके दोनों मेथड्स रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास आउट ऑफ 2 क्लोरोइथेनॉल एंड इथेनॉल विच इज मोर एसिडिक। तो आपको मालूम है जितना माइनस आई इफेक्ट लगता है वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है। तो क्लोरो जो यहाँ पे Cl है वो माइनस आई इफेक्ट रख रहा है और इसीलिए वो एसिडिक करेक्टर को इथेनॉल के बढ़ा देगा। क्या करेगा वो, जो O बॉन्ड H के बीच की पोलैरिटी डिफरेंस है उसको काफी बढ़ा देता है, जिससे ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव और ये हाईली पार्शियल नेगेटिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू इथेनॉल। तो इसलिए Cl माइनस आई इफेक्ट रखने की वजह से जो अल्कोहल का O बॉन्ड H की पोलैरिटी बढ़ा देता है, यानी कि इसको ज्यादा आयनिक कर देगा और आसानी से ये H पॉजिटिव को रिलीज कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। तो पीसीसी आप यूज कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल है एल्डिहाइड बनाना है, पीसीसी यूज कर सकते हो, या फिर कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट भी कर सकते हो, डीहाइड्रोजिनेशन भी आप कर सकते हो, और या फिर आप CrO3 की प्रेजेंस में भी ये काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, आप जॉन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो, CrO3 एंड H2SO4 यूज कर सकते हो जॉन्स रिएजेंट, और आप एल्केलाइन KMnO4 यूज कर सकते हो, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज कर सकते हो। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है which will convert primary alcohol to ethanoic acid or carboxylic acid. Let us see for question number 31. Out of orthonitrophenol and paranitrophenol which is more volatile। तो भैया देखो volatile कौन ज्यादा होगा, जिसका वेपर्स कैसा बनता हो, ज्यादा बनता हो कम टेम्परेचर पर। जैसा आपको मालूम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, और ऑर्थोक्रिसोल सॉरी यहाँ और पैरा सॉरी दिस इज द नेक्स्ट वन, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है वो वीकर होती है, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ज्यादा वेपर्स उनकी बन जाती है लोअर टेम्परेचर पर, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल हाई टेम्परेचर पर हायर टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होता है और वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इसको आपने एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोक्रिसोल विच इज मोर एसिडिक। तो भाई मालूम है आपको जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और जो आपका ऑर्थोक्रिसोल में मिथाइल ग्रुप लग जाएगा OH के रेस्पेक्ट में नंबर 2 पर, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर फिनॉल में, तो वो प्लस आई इफेक्ट रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आपको काफी लंबे समय से ये बात पता है कि नाइट्रो ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा।
तो यहाँ पे आप क्या लैंग्वेज लिखने वाले हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। वाई पूछा नहीं है, लेकिन आप बता देंगे बिकॉज द नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर एंड इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ O बॉन्ड H, जैसा मैं ऊपर बात अभी वाले क्वेश्चन में कर रहा था, इस वाले में क्लोरोइथेनॉल टू इथेनॉल वाले में। लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, गिव द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो ये आपको मालूम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। एक बार मैं आपको आपके एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पार्ट है ये। और ब्रोमिनेशन जब आप कराएंगे तो आप पाएंगे तीनों पोजीशन पर जो Br है वो एक साथ जो है वो आ जाएगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ले लेता हूँ, देखिए आगे। दिस इज फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो ये जो रिएक्शन है ये आप फिनॉल के टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, और ये टेस्ट एनिलीन भी देता है, यानी कि एनिलीन भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट ही देगा, कलर भी प्रेसिपिटेट का सेम है। तो ये कॉमन टेस्ट हो सकता है फिनॉल का और एनिलीन का। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आप सभी को मालूम है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो नंबर 3 पे ये चला जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद इससे कम एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ऑर्थोक्रिसॉल। रीजन वही जो यहाँ पर था, है ना। रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 ग्रुप, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिनॉल में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जो एसिडिक करेक्टर को अफेक्ट करता। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका रहेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ये नंबर 3 पे आप लिखोगे, नंबर 1 पे आप ऑर्थोक्रिसॉल लिखोगे, और दोनों के बीच में क्या लिखोगे, फिनॉल। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप 1 2 3 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 35। अल्कोहल रिएक्ट with active metal like sodium potassium to give corresponding alkoxide. Write down the decreasing order of reactivity of sodium metal towards primary secondary and alcohol। देखो यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट दूंगा आपका डिटेल में जरा। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास एसिडिक करेक्टर के बारे में बता रहा है। आपको याद है अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर हम कैसे प्रूव करते थे, हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते थे, किसी भी अल्कली मेटल से कराते, और अल्कली मेटल से रिएक्शन कराते थे तो डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती थी। तो मैं एसिडिक करेक्टर पे एक मिनट पहुंच रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं अल्कोहल के केस में। एक वो रिएक्शन जिसमें O बॉन्ड H क्लीव होता है। O बॉन्ड H क्लीव का मतलब है कि क्लीवेज को इस तरह की होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। इसीलिए जितनी भी रिएक्शन आप लिखी हुई देख रहे हैं इन सभी में हम अल्कोहल की वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें O बॉन्ड H क्लीव कर रहा है। जैसे ये अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, एल्कोक्साइड बनेगा, H2 बनेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटने के बाद एल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। जितना स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड आयन की ज्यादा होगी आसानी से ये O बॉन्ड H जो है वो टूट जाएगा। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये नेगेटिव, ये O बॉन्ड H टूटेगा, ये सेकेंडरी एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये O बॉन्ड H टूटेगा, ये टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कौन से वाले भैया, ये एल्काइल ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो इस O पर नेगेटिव चार्ज वैसे ही आ गया है ये O बॉन्ड H टूटने की वजह से, और ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस O एटम पर यहाँ पर बढ़ा देंगे, और रिपल्शन की वजह से जो टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन। यही आपसे जानना चाहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में कौन सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन में जाएगा सोडियम पोटेशियम मेटल्स के साथ। तो कौन जाएगा सबसे ज्यादा तेजी से, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इसका जो एल्कोक्साइड आयन है हाईली स्टेबल है। देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन। आई होप आपको बात समझ में आई है। ये एनसीईआरटी का मैंने पेज नंबर 327 ओल्ड बुक का ओपन किया हुआ, इसको देख के भी आप एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद वाटर। तो ये आपकी फिनॉल की प्रिपरेशन है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, आपको याद भी होगा। जब आप फिनॉल को वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करते थे
और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करते थे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हट जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपकी पूरी एनसीईआरटी वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछते हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर पूछा है कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा, वाटर। भाई मालूम है वाटर अल्कोहल में वाटर का एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है, तो नंबर 1 पे ये। और उसके बाद किसका होगा, अल्कोहल का। और इथाइन का काफी कम होता है। इथाइन की एसिडिक करेक्टर क्लास 11 में आपको पढ़ाया है हमने, है ना। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक कन्वर्जन आपके पास है, आपको कन्वर्ट करना है। एनसीईआरटी का पहला ही कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट-1-9। तो पहले इथेनॉल का ट्रीटमेंट SOCl2 से कराओगे और OH की जगह Cl ले आओगे, बन जाएगा क्लोरोइथेन। और फिर उसका ट्रीटमेंट आप कराते हो सोडियम इथाइनाइड से, इस वाले कंपाउंड से। और ऐसा ये सोडियम इथाइनाइड इसलिए यूज कर पा रहे हो क्योंकि जो इथाइन है उसका जो ये C बॉन्ड H है, ये कैसा है, पोलर है। इसका जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का क्या है, sp है। और इसी वजह से ये H पॉजिटिव को रिलीज कर पाता है, और यहाँ से जब H पॉजिटिव को रिलीज किया तो Na पॉजिटिव यहाँ पर लग गया, ये बन गया सोडियम इथाइनाइड या मोनो सोडियम इथाइनाइड ही बोलते हो। और इसका रिएक्शन जब आप CH3CH2Cl से कराओगे तो आपके पास ब्यूट-1 आइन बन जाएगा। एनसीईआरटी का पहला कन्वर्जन है और काफी बच्चे इसे कर नहीं पाते क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है ये आपको क्लास 11 से लिया गया। सोडियम इथाइनाइड क्यों बनता है, क्योंकि इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, sp हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की काफी ज्यादा है, और ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर की तरह बिहेव करता है, एसिडिक H जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा वाटर का एसिडिक करेक्टर, उससे कम अल्कोहल का, और उससे कम इथाइन का। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द एंजाइम एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज बाय फर्मेंटेशन। सुक्रोज से आपको चाह रहे हैं कि भाई आप इथेनॉल